मैं आ चुका हूँ अभी जोशीमठ में। जोशीमठ के मेन मार्केट में ही अगले बद्री है जिनका नाम है नरसिंह मंदिर, नरसिंह बद्री। ये यहाँ का मेन बाजार ही है पूरा, यानी कि आवासीय एरिया है। ये देखिए, और ये देखिए, ये नज़र आ रहा है नरसिंह बद्री मंदिर। ये देखिए जोशीमठ के पुराने घर बंद पड़े हैं अधिकतर। यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी भी यही है। और ये रहा मंदिर, एकदम केदारनाथ के मंदिर की आपको याद दिलाएगा। ये चारों तरफ पहाड़ों पर स्थित है। अभी थोड़े टाइम बाद बर्फबारी के बाद में हो सकता है यहाँ पे हर तरफ बर्फ़ नज़र आए। अभी जो परसों बद्रीनाथ जी की कपाट जो बंद होगा तो उनकी डोली यहीं आएगी। आगे विंटर में उनकी पूजा इसी जगह पर होती है, नरसिंह मंदिर में। यहाँ पर नरसिंह देवता का मंदिर है जिनकी कहानी जुड़ी हुई है नर और नारायण पर्वत से। नर और नारायण पर्वत मैंने आपको पहले बताया था कि बद्रीनाथ जी का मुख्य जो मंदिर है नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। तो अब यहाँ की कहानी इस प्रकार है कि जो इनका हाथ है, पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड है नहीं, पता नहीं। ये है अंदर की मूर्ति। इनका जो लेफ्ट हैंड है वो क्षीण होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। कहते हैं कलयुग के अंत में वो एकदम हाथ एकदम ख़त्म हो जाएगा पतला होकर के, तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। नर और नारायण पर्वत जब मिलेंगे तो बद्रीनाथ जाने का एकदम रास्ता बंद हो जाएगा और उनकी पूजा आगे होगी भविष्य बद्री। भविष्य बद्री अभी आगे हम चलेंगे। में बताया गया कि यहाँ पर भगवान नरसिंह जी का शांत स्वरूप है। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद में उनको जब उन्होंने मार दिया, उसके बाद में उन्होंने अपना क्रोध यहीं आकर त्यागा और एकदम शांत स्वरूप में रहे। एक और चीज़ जो इन्होंने यहाँ बताई है कि उनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो लेफ्ट हैंड है, उनकी जो कलाई है वो पतली होती जा रही है और भविष्य बद्री में पूजा होगी। तो भविष्य बद्री में जब पूजा होगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिक मूर्ति बनती जा रही है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब हम बढ़ेंगे भविष्य बद्री की तरफ, जो हमारा चौथा बद्री होगा। भविष्य बद्री जो है वो नीति वैली में स्थित है और यह मेन रूट से एकदम हटके इसका रास्ता है। इसके लिए आपको जोशीमठ से नीति वैली की तरफ जाना पड़ेगा। ध्यान रहे यहाँ का रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग मिलेगा, तो आपके साथ एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए। हमारे बद्री में सबसे चैलेंजिंग रास्ता है ये भविष्य बद्री का। जोशीमठ से नीति वैली की तरफ रास्ता फटता है एक, वहाँ से 30 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर तो आपके पहले आएगा तपोवन, वहाँ से 15 किलोमीटर की चढ़ाई आएगी। बहुत ही डिफ़िकल्ट चढ़ाई, 15 किलोमीटर को चढ़ने में आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। इतने मुड़ाव, इतना टफ और टूटा फूटा रास्ता है। टोटल लैंडस्लाइड वाला जोन है। बारिश के समय तो इधर आना भी मत। अभी भी हम 5 किलोमीटर दूर हैं। बीच में एक शानदार मंदिर आया है, नंदा देवी मंदिर, उसके दर्शन कर रहे हैं मेरे पीछे। बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ी सी चढ़ाई भी है और बहुत टाइम लगा। यानी जोशीमठ से यहाँ पे आने में 1.5 घंटा लगा। पूरे हाथ पैर टूट जाते हैं ड्राइवर के। यहाँ से पैदल चढ़ना पड़ेगा अब हमें। वहाँ है ऊपर मंदिर और यहाँ से ग्लेशियर भी काफ़ी नज़दीक है। ये पीछे चमक रहा है ग्लेशियर। मेरे हिसाब से इसकी ऊंचाई काफ़ी है। ये देखिए ग्लेशियर्स, और ये ऑरेंज है मंदिर। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही शानदार। आपको यहाँ महसूस होगा एकदम सुकून। थोड़ी सांस फूल गई है क्योंकि मैं भागा भागा चढ़ा हूँ। ये है वह मंदिर जहाँ पर भविष्य में भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा होगी। बद्रीनाथ जी का मंदिर जब एकदम बंद हो जाएगा, जब वहाँ जाने का रास्ता एकदम बंद हो जाएगा। एकदम शांति भरे एरिया है, चारों तरफ ग्लेशियर्स हैं, ऊंची ऊंची चोटियां ऐसे नजर आती है। और अभी शाम के 6 बजने में 10 मिनट बाकी है और हम पहुंच चुके हैं वृद्ध बद्री। ये भी मेन रोड पर ही है। बद्रीनाथ से आप जब जोशीमठ आएंगे और जोशीमठ से आप हरिद्वार की साइड बढ़ेंगे तो जोशीमठ से मात्र करीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है वृद्ध बद्री का। तो अभी मैं पहुंचता हूं यहाँ पे, बताता हूँ आपको। ये सारी गाड़ियाँ देखिए बद्रीनाथ ही जा रही है।
भीड़ काफ़ी जा रही है क्योंकि परसों कपाट बंद होने वाले हैं। तो ये रहा वृद्ध बद्री का रास्ता, नीचे उतरना पड़ेगा हमको। पहले मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ आराम से। वृद्ध बद्री की कथा इस तरह है कि एक बार नारद जी ने तप किया था भगवान विष्णु के लिए। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को इसी जगह पर आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, लेकिन एक वृद्ध जन के रूप में। बस यही होता है यहाँ पे, इसीलिए वृद्ध रूप में भगवान विष्णु को पूजा जाता है। अब यह अंधेरा हो चुका है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। बहुत नीचे है वृद्ध बद्री, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी सारी। अभी उतरते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ते समय ज़रूर आंसू आ जाएंगे। ये देखिए, हम शायद वहाँ से कहीं से आए हैं, ये रास्ता ऐसे घूमता हुआ आ रहा है। 6 बजे ही यहाँ पर इतना अंधेरा हो चुका है। और ये हम पहुँच चुके हैं वृद्ध बद्री। तो अब वृद्ध बद्री के दर्शन करके हम बढ़ते हैं आगे। अब नाइट होल्ड कहीं करेंगे, हम देखते हैं। उसके बाद में कल बचे हुए 2 बद्री हम कल करेंगे। तो एक दिन में आप 5 बद्री तो एक साथ कर ही सकते हैं। सबसे पहले जैसे बद्रीनाथ धाम के आप दर्शन कीजिए, उसके बाद योग ध्यान बद्री पहुंचिए, फिर आप नरसिंह बद्री चले जाइए, उसके बाद आप भविष्य बद्री चले जाइए, और आप फिर आ जाइए यहाँ पर वृद्ध बद्री। और बस ये एक दिन में आप इतना ही कर पाएंगे। बचे हुए दोनों बद्री दोनों कर्णप्रयाग के पास में है, तो हम वहीं कहीं रुकेंगे कर्णप्रयाग के आसपास आज, और कल दोनों बद्री करेंगे। वृद्ध बद्री से एक रास्ता आता है हेलंग की तरफ। आपको हरिद्वार की साइड नहीं जाना है, हेलंग की साइड, जो करीबन वृद्ध बद्री से पड़ता है 10-1 किलोमीटर। तो अभी मैं इसी जगह खड़ा हूँ। हेलंग एक यहाँ का बड़ा पॉइंट है। ये करीबन 15 किलोमीटर का रास्ता है, यानी कि हेलंग से लेके ये मंदिर तक, अपने मंदिर तक। लेकिन काफ़ी ख़राब रास्ता है, 1 घंटे का समय बता रहा है गूगल मैप। आसपास के लोगों ने भी बोला कि 1 घंटा लगेगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम हेलंग में रुक के खाना खा रहे हैं। यहाँ से देखिए, हेलंग से ऋषिकेश 240 किलोमीटर पड़ता है, ये डिस्टेंस है। यहाँ पे कुछ होम स्टे होटल्स वगैरह है, अच्छे रुक। हेलंग में एकदम मेन रोड पे ही हमारा होम स्टे है। 3 बेड के 800 रुपये लगे हैं। पास में आप सुन सकते हैं नदी की आवाज़ आ रही है। ये बहता हुआ रोड है। यहाँ पे एक कृष्णा रेस्टोरेंट है मेन रोड पे, उसके एकदम जस्ट नज़दीक में है, ये जस्ट पास में। मैं बाहर से अभी आपको बताता हूँ, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, तो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से बागासी होम स्टे। हेलंग से आपको बढ़ना पड़ेगा उर्गम घाटी की तरफ, जहां का रास्ता काफी ज्यादा दुर्गम आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर एक्सपर्ट ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने पहाड़ों पर पहले गाड़ी नहीं चलाई है तो आपको यहाँ पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये इस क्लिप में आप देखिए, यहाँ पे कितने तीखे मुड़ाव मिलते हैं, रोड कितना ज्यादा कच्चा है। रात को तो आपको इस साइड आना ही नहीं चाहिए। रात को हमने सही किया था कि हम हेलंग में रुक गए थे। रोड काफ़ी खतरनाक था, काफ़ी खतरनाक, टूटा फूटा था एकदम। ऐसे मैंने काफ़ी सफ़र पहले किए हुए हैं, लेकिन ये भी इसी तरह एक डेंजरस सफ़र ही था। तो एक्सपर्ट ड्राइवर हो, लोकल हो, तो भी आप कोशिश करिए कि आप जहाँ है वहीं ठहर जाइए। इस वाले सफ़र को आप रात को कभी नहीं करिए। अभी हमको लगा है 12 किलोमीटर में करीबन 1.25 घंटा। और सबसे पहले आया है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है कल्पेश्वर। आगे मैं चलूँगा, 200-300 मीटर आगे मंदिर है। ये यहाँ की डिटेल। और इनके बारे में ये है कि पंच केदार में से एक केदार है। पंच केदार में देखिए, एक तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमहेश्वर, केदारनाथ, ये चारों, और एक ये जहाँ मैं खड़ा हूँ कल्पेश्वर, ये 5 मिला के पंच केदार कहलाते हैं। जैसे पंच बद्री सप्त बद्री होता है, वैसे पंच केदार की यात्रा भी होती है। तो ये उन्हीं पंच केदार में से एक है। ये देखिए 300 मीटर में जा पड़ेगा। और पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये प्यारा सा झरना बहुत ऊंचे से गिर रहा है। आगे बढ़ते हैं इस साइड।
उर्गम घाटी में यहाँ पे रहने के लिए तो काफ़ी व्यवस्था है, होम स्टे काफ़ी है, लोग काफ़ी कम आते हैं, टूरिस्ट यहाँ दिखे ही नहीं है। एक गाड़ी ज़रूर हमें नज़र आई है टूरिस्ट की, वो भी लोकल टूरिस्ट यानी उत्तराखंड के टूरिस्ट है। मैं जितना नज़दीक जा रहा हूँ ये झरना और प्यारा नज़र आ रहा है। देखिए चीज़ें अधिकतर बंद है, ये जैसे खाने पीने की स्टॉल वगैरह रही होगी यहाँ पे तो बंद है। झरने की गिरने की आवाज़ आ रही है, शायद ऊपर चढ़ना पड़ेगा। शंकर भगवान हमेशा ऊंचाई पे जाके ही बैठते हैं तो चढ़ाई तो होनी है। और ये देखिए प्यारा सा ब्रिज, इसको अभी पार करेंगे हम। करीब मेरे हिसाब से 200 सीढ़ियाँ होगी यहाँ चढ़ने को। अगर हम रात को वो सफ़र करते हैं ये जो हेलंग से कल्पेश्वर वाला तो बहुत पछताते हैं। ड्राइवर ने भी बोला रात को नहीं हो पाता, ये बीच रास्ते से लौट के आना पड़ता। हमको नीचे होम स्टे वाले भी यही बोल रहे थे कि आपको अगर आप सफ़र शुरू करेंगे तो आधे रास्ते से लौट के आना पड़ेगा। ये देखिए बंदर, इसके 2 पैर टूटे पीछे के। अब हम कुछ मदद भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आसपास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस ये नाली में गिरा था तो हमको देख के धूप में आ गया। अब थोड़ा धूप में ही ये ठीक हो जाए ऐसी प्रार्थना है। चलो फाइनली पंडित जी इनको लेकर के जा रहे हैं इसको। उस गुफा में है, दर्शन होंगे लेकिन अंदर शायद फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं हो। ये काफ़ी प्राचीन यहाँ मूर्तियाँ हैं। देखिए काल भैरव का मंदिर है यहाँ, गणेश जी है, त्रिदेव, शंकर पार्वती जी और हनुमान जी। ये साथ में नंदी जी है प्रवेश द्वार पे। इस पूरी यात्रा में सबसे बढ़िया जगह मुझे यही लगी है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी लेकिन तो इन्हें पंचम केदार कहा जाते हैं और बहुत ही शानदार, बहुत ही सुकून भरी जगह। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा। यानी कि यहाँ केवल पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, नदी की कलकल की आवाज़, इन दो के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। इतना सुकून है यहाँ पर। मंदिर की जो मान्यता है वो है कि यहाँ पर जटाओं के रूप में भगवान शिव को पूजा जाता है। केदारनाथ मंदिर की तरह ही, जो केदारनाथ में जो आपने शिवलिंग देखा होगा वैसा ही शिवलिंग है सेम यहाँ पर। छोटा सा बहुत ही छोटा सा गर्भगृह है जहाँ 3-4 लोग केवल खड़े रह सकते हैं एक साथ में। यह जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के साथ में दर्शन होते हैं। अब यहीं से मात्र 200 मीटर आगे है हमारा अगला बद्री। ये गाँव से निकलना पड़ेगा। ये देखो पत्ता गोभी की खेती कर रखी है, ये खेती हो रही है। गांव एकदम इस घाटी में है। इस घाटी को बोलते हैं उर्गम घाटी। घाटी के तो चारों तरफ पहाड़ नजर आ रहे हैं इसीलिए। और ये मात्र 200-300 मीटर चल के ही हम गांव के बीच में ही बने ध्यान बद्री पहुंच चुके हैं। ये रहा मंदिर। ये देखिए ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ बर्फबारी शुरू होने वाली है 10-15 दिन के अंदर। फिर ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं बद्री विशाल, उन्हीं की यहाँ पूजा होती है। ये घाटी, ये मुख्य मंदिर। देखिए उर्गम वैली का ये है पोस्ट ऑफिस, इन गलियों में बसा हुआ। वापस हम उसी दुर्गम रास्ते पर जाएंगे। 1 घंटे में वापस हम नीचे हाईवे पे उतरेंगे हेलंग होते हुए और फिर हम बढ़ेंगे कर्णप्रयाग की तरफ। वहाँ हमारा एक अंतिम बद्री, आदि बद्री रह गया है, तो उसका भी रूट अलग है। वो 30 किलोमीटर का एक अलग सफ़र रहेगा। फिर हम निकलेंगे हरिद्वार। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से एक रास्ता जाता है 15 किलोमीटर अलग, वो जाएगा आदि बद्री। तो रास्ता कैसा है वो मेरे को आइडिया नहीं है, पर हम कर्णप्रयाग पहुंचने वाले हैं अभी और फिर वहीं से आगे का रास्ता आपको बताऊंगा। रास्ते में आराम से भरपेट आप नाश्ता वगैरह करके जाइए, आगे फिर कुछ मिले ना मिले। ध्यान रहे कर्णप्रयाग से आपको रानीखेत
की तरफ जाना है आदि बद्री के लिए। पहुंच चुके हैं हम आदि बद्री मंदिर। यहाँ मंदिरों का पूरा समूह है। आप जागेश्वर गए होंगे या कटारमल सूर्य मंदिर अगर आप गए होंगे उत्तराखंड के, तो वहाँ पर ग्रुप्स ऑफ टेम्पल है। बस सेम यहाँ पर भी मंदिर है काफ़ी सारे, जो एकदम मेन बहते हुए रोड पर आदि बद्री गांव भी है, उसी के अंदर है ये। प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट से भी एसआई द्वारा, और करीबन 16 मंदिर हैं यहाँ पर। यहाँ की कथा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने, ये देखिए इस तरह है। बद्री विशाल का मंदिर शायद वो लग रहा है, यहाँ पर भीड़ काफ़ी जा रही है। यहाँ के बारे में ये कथा है कि जैसे अभी चल रहा है कलयुग, जो इससे पहले जो 3 युग निकले हैं, वहाँ पर पहले बद्री विशाल जी की पूजा वहाँ होती थी, और कलयुग से बद्री विशाल जी की पूजा बद्रीनाथ में होने लगी। मतलब आदि मतलब होता है प्रथम, यानी कि ये है प्रथम, ये प्रथम आदि है, ये प्रथम बद्री है, और यहीं पर पहले पूजा होती थी बद्री विशाल की। ये यहाँ की कथा है। यहाँ पर पंडित जी ने हमको बताया कि यहाँ जो मूर्ति है, हमने भी देखा, जो मूर्ति है वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हैं यहाँ बद्री विशाल, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में, बद्री विशाल मंदिर में पद्मासन में है। बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है। यह है मंदिर 1 महीने के लिए बंद रहता है, करीबन 15-16 जनवरी से, और मकर संक्रांति पर वापस खुलता है। तो अपना प्लान अकॉर्डिंगली आप करें। तो बस इसी तरह हमारी सप्त बद्री यात्रा पूरी हो चुकी है। सबसे पहले हम गए बद्री विशाल के, बद्री विशाल के बाद में हम वहाँ से गए योग बद्री के बाद हम गए नरसिंह बद्री के बाद में हम गए भविष्य बद्री, और भविष्य बद्री के बाद में हम गए वृद्ध बद्री के बाद में हमने किया ध्यान बद्री, जहाँ पर एक केदार भी हमने किया। ध्यान बद्री केदार साथ में हुए, और देन ये सबसे लास्ट में हम हैं यहाँ पर आदि बद्री। जो आदि बद्री प्रथम बद्री वो सबसे अंतिम में हमने किया। आप ये रूट अपना सकते हैं। और अब यहाँ से हम वापस जाएंगे कर्णप्रयाग की तरफ, और कर्णप्रयाग से हम निकलेंगे सीधे हरिद्वार। इस तरह हमारी यात्रा यहाँ ख़त्म हुई।